आज से हम लोग पंचांग ज्योतिष की कक्षा शुरू कर रहे हैं। तो पंचांग से आप लोग क्या समझते हैं, पहले ये बताएं, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पांच अंग। अच्छा, ठीक है। तिथि वार तिथिवार करण करण तिथिवार करण योग योग मुहूर्त। लता। हाँ, नहीं, लता नहीं। तिथि। तिथि वार वार करण योग तिथि वार नक्षत्र करण योग। नक्षत्र योग। तिथि वार नक्षत्र करण योग। तिथि वार नक्षत्र करण योग। तो इसको जान के हम लोग करेंगे अच्छा, क्या? 5 एलिमेंट्स पंचमहाभूत पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। जब हम लोग कुंडली बनाते हैं तो वहां तो देख ही लेते हैं कि भाई लगन क्या है, लग्नेश क्या है, चंद्र लगन क्या है, कौन से योग बन रहे हैं, कौन से राजयोग बन रहे हैं। तो इनको हम लोग क्यों समझना चाहते हैं या इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? कई इनमें जी तिथियां दग्ध हो जाती हैं। जब दग्ध हो जाती हैं तो कितना भी राजयोग कोई हो वो फलित नहीं होता। ठीक है, वो तो एक प्रकार है कि तिथि हाँ दल। जी। ठीक है। कहीं भी, फिर कहीं भी कोई कुंडली बनती है, जब हाथ से भी बनती थी तो ये पांचों इंफॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है। आप अगर अ, इससे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर से ही बनाएंगे, तो और उसका अगर प्रिंट आउट लेंगे तो शायद पहले पेज पे ये बेसिक इंफॉर्मेशन रहते हैं। जैसे पराशर राइट लाइट में बताता है, जो हेडिंग है बेसिक इंफॉर्मेशन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन के हेडिंग के अंतर्गत आता है। अब पंचांग मतलब समय को भारतीय परंपरा में, शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, दर्शन में, धर्म में एक सिर्फ समय बीतना नहीं कहा गया है, इसको एक जीवित तत्व के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तो कोई भी चीज अगर डायनेमिक है, जीवित है, तो उसके कुछ गुण होंगे, उसकी कुछ अवगुण होंगे, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी। तो पंचांग किसी भी दिए हुए समय की विशेषता को बतलाता है किन चीजों के माध्यम से? तो तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग के माध्यम से उस गिवन टाइम के अ, महत्व को बतलाता। अब जैसे कहा गया कि भाई ये पंच महाभूत हैं, तो इन्हीं पंच महाभूतों से सारी चीजें बनी हैं, हम भी बने हैं, और कहते हैं कि भाई जिस 5 महाभूत से बने हैं उसी में अंत में विलीन हो जाना है। हर चीज, पूरी सृष्टि इन्हीं पंच महाभूतों से बनी है। वो समय भी इन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ है, उस पर भी उन पंच महाभूत का प्रभाव है। तो उस पंच महाभूत का प्रभाव कैसे पड़ रहा है उस दिए हुए कालखंड में, उस दिए हुए समय में, इसको पंचांग से देखते हैं। अब एक बड़ा सिंपल सा चीज हम लोग चर्चा करते हैं कि पंचांग एक है, मतलब पांचों अंग। जैसे तिथि तो भाई करीब 24 घंटे तक रहती है। तिथि का निर्माण कैसे होता है आप सबको मालूम होगा। चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री चलते हैं तो तिथि का निर्माण होता है। वार का निर्माण कैसे होता है? सूर्योदय के समय वार शुरू होता है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक, ये 12 बजे रात में जो वार बदलता है, मतलब आप अंग्रेजी सिस्टम में जो बदल जाता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए किस किस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ये देखिए। तिथि में सूर्य और चंद्रमा का आ गया, वार में सूर्य का आ गया। आज और अभी कौन सा नक्षत्र है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? चंद्रमा के की उपस्थिति से।
भाई 27 नक्षत्र तो हमेशा है, लेकिन अभी कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, तो चंद्रमा की भूमिका आ गई। फिर आता है करण। करण क्या होता है, तिथि का आधा, तिथि का आधा हिस्सा करण होता है, यानी कि एक तिथि में दो करण होंगे, एक तिथि में दो करण होंगे, और 60 तिथि में, 30 तिथि में, सॉरी 30 तिथि में, 30 तिथि मतलब प्रतिपदा से चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा से चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष 28 हो गए, और फिर एक पूर्णिमा, एक अमावस्या। 30 तिथि में टोटल 60 करण होते हैं। योग कैसे बनता है, सूर्य और चंद्रमा के संयोग से, मतलब सूर्य कितने डिग्री के हैं, चंद्रमा कितने डिग्री के हैं, इस कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, योग का निर्माण। अच्छा, आप लोग बताइए कि ग्रहों का जो डिवीजन है कितने प्रकार का किया गया है। एक तो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह में, दूसरा डिवीजन है प्रकाश ग्रह, तारा ग्रह और तमो ग्रह। प्रकाश ग्रह में कौन आते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तारा ग्रह में कौन आते हैं, मंगल से लेकर शनि तक 5। और तमो ग्रह में कौन आते हैं, राहु और केतु। अब यहां पर इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में पंचांग में मतलब किनका इन्वॉल्वमेंट है, सूर्य और चंद्रमा का, मतलब प्रकाश ग्रह। ये बताता है कि पंचांग की स्थिति हमारे जीवन में कितना प्रकाश मिलेगा, या किस प्रकार का प्रकाश मिलेगा, कितना और किस प्रकार का, पंचांग की स्थिति ये बताती है। ये प्रकाश मतलब, ये प्रकाश मतलब कि भाई हम लोग जिस लेवल पे भी जीवन जी रहे हैं, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो कैसा रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द चार्ट, जो कि अपार्ट फ्रॉम द चार्ट, जिसको हम लोग लगन, लग्नेश योग, कुंडली के योग आदि से और तरह तरह के चीजों से देखते हैं, उन सबके ऊपर, उन सबके ऊपर एक बड़ा अम्ब्रेला अगर कोई है, तो वो किसका है, इस पंचांग का। तिथि एक है, 24 घंटे तक एक है, करीब करीब 24 घंटे तक एक है। नक्षत्र भी करीब 23 साढ़े 23 घंटा तक एक नक्षत्र रहता है। योग का भी ड्यूरेशन करीब वही है। अब सबसे छोटा फैक्टर इसमें क्या है, वार भी करीब 24 घंटे रहता है। इसमें सबसे छोटा फैक्टर कौन है, करण। तिथि का आधा, तो तिथि करीब अगर 24 घंटे तक है, 23-24 घंटे तक, तो करण उसका आधा हो जाएगा। मैं एक एवरेज बता रहा हूं तिथि का लेंथ, ठीक है, समझने के लिए, सहूलियत के लिए। कई बार तिथि छोटी भी होती है, कई बार लंबी भी हो जाती है। कई बार तिथि 12 घंटे से भी छोटी हो जाती है, और कई बार तिथि 24 घंटे से भी बड़ी हो जाती है। अच्छा, 12 घंटे से, अगर मान लीजिए किसी तिथि ने, आज सूर्योदय के बाद तिथि शुरू हुई, और कल के सूर्योदय के
पहले खत्म हो गई। मैंने इस तिथि ने एक भी सूर्योदय नहीं देखा, तो ऐसी तिथि को क्या बोलते हैं? क्षय हो गई। क्षय हो गई। और जिस तिथि ने दो सूर्योदय देख लिया उसको बोलेंगे तिथि वृद्धि। ठीक है। तो खैर, अब मान लीजिए कि उस अ, पंचांग एक है। ठीक है। हर 2 घंटे पे लगन बदल रहा है, ग्रहों की स्थिति भी सेम रहेगी एक्सेप्ट चंद्रमा। तो मान लीजिए अभी मेष लगन की कुंडली बनती है और 2 घंटे बाद वृष लगन की कुंडली बन जाती है, उसके 2 घंटे बाद मिथुन लगन की कुंडली बनेगी। ग्रह अपनी अपनी उसी राशियों में रहेंगे, लेकिन अंतर क्या आएगा? लॉर्डशिप का अंतर आ जाएगा। लॉर्डशिप का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। लगन बदल जाएंगे, लग्नेश बदल जाएंगे, सारे भाव के लॉर्डशिप बदल जाएंगे। अब यहां पर आपको लगेगा कि भाई लगन लग्नेश बदल गया तो इसके स्वभाव में, जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन चूंकि तिथि एक है, करण एक है, नक्षत्र एक है, तो एक कॉमन फैक्टर वैसे सब लोगों में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एक बड़ा अम्ब्रेला है। प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सभी लोग गुरुजी। कैमरे पर आ जाइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज क्लास के डेमो का मतलब है कि हम लोग एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ऐसा कोर्स जिसके बिना ज्योतिष अधूरा है। कोई भी व्यक्ति कितने भी पराशर ज्योतिष के सूत्रों को समझ ले, जब तक उसकी समझ पंचांग की नहीं होगी वो सही डिटेल में जा ही नहीं सकता। इसीलिए एस्ट्रो पाठशाला इस कोर्स को लेकर के आ रही है। अक्सर ये कोर्स पंचांग वाला पार्ट जो हमारे पराशर कोर्सेज होते हैं उनमें अक्सर छूट जाता है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। तो उसी की क्षति पूर्ति हेतु ये कोर्स लाया गया है। अभी आपको प्रतापशील जी ने चीजों के बारे में समझाया, पर इनका रियल फायदा आपको जब मिलेगा जब आप इसका प्रैक्टिकल स्वरूप समझेंगे कि इसका मायने क्या है। आपने हर ज्योतिषी के पास आज तक गए होंगे, आपने ऐसा कोई पंचांग देखा हो। पंचांग कई प्रकार के होते हैं, कोई दिल्ली से छपता है, कोई जालंधर से छपता है, कोई गोरखपुर से छपता है, कोई होशियारपुर से छपता है। खैर, उन पंचांग के अंदर जब भी हम खोलते हैं, जिस महीने की हम बात कर रहे होते हैं, सर्वप्रथम 5 चीजें दी हुई होती हैं। जैसे आज 26 मई है और अगर मैं 26 मई को पंचांग से देखने का प्रयास करूं, ये 5 चीजें जो है 26 मई को आपको प्राप्त होंगी। वो क्या क्या चीजें हैं मैं यहां पर पढ़ दूं। सबसे पहले कॉलम में लिखा है तिथि। तो हमें पता चल गया कि आज
एकादशी तिथि है, क्योंकि कल गंगा दशहरा था। हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, ये ध्यान रखिए, हमारे जितने भी त्योहार होते हैं ये तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तिथि का रोल उसमें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना तिथि के त्योहार मनाना एक तरह से अपशकुन माना जाता है। बिना तिथि का मतलब बिना सोचे समझे जब मर्जी हम दिवाली नहीं मना सकते, जब मर्जी हम पूर्णिमा की आज पूर्णिमा है तो आज होली मना लो, आज अमावस्या है तो आज दिवाली मना लो, हम ये नहीं कर सकते। दूसरा है वार, आज है मंगलवार, और फिर आगे चलते हैं तो हस्त नक्षत्र है, योग है सिद्ध योग, और फिर आता है 5 नंबर पे करण, और करण वाव करण है। अब ये जो चीजें मैंने 5 चीजें पढ़ी हैं, इन 5 चीजों की इंपॉर्टेंस हमारी जन्म पत्रिका के अंदर भी होती है, पर उस पार्ट को अक्सर डिस्कस नहीं किया जाता कि आज मंगलवार है तो मंगलवार उस व्यक्ति के जीवन में क्या रोल अदा करेगा, मंगलवार कैसी ऊर्जा को समाये हुए है। जिस दिन व्यक्ति का जन्म वार होता है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका जन्म वार, वह ग्रह, उस वार से संबंधित जो ग्रह है उस ग्रह को जन्म पत्रिका में देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यों को बनाने में आपकी मदद करता है। वार से हमें ऊर्जा मिलती है। अब ये मंगल ग्रह अगर किसी व्यक्ति के किस भाव में बैठा है उस बात की तो आप स्टडी करते ही करते हैं, पर यह वार उस व्यक्ति के जीवन में और क्या फलादेश देगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ में ज्योतिष में आप नक्षत्र को पढ़ते ही, पर हस्त नक्षत्र क्या एक्शन लेगा, वैसे तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है, पर जो बच्चा हस्त नक्षत्र में जन्म लेगा उसके बारे में आप फलादेश कैसे करेंगे। अक्सर योगों के बारे में जो चर्चा होती है, ये वो चर्चा होती है कि गज केसरी योग बन गया, पंच महापुरुष राजयोग बन गया, फलाना योग बन गया, विपरीत राजयोग बन गया। पर एक योग वो भी होता है जिस योग में हम पैदा होते हैं, जिस क्षण हम इस धरती पर अवतरित हुए, हमने अपनी सांसें ली, उस समय आपके पंचांग में कौन सा योग घटित हो रहा था, इसकी चर्चा आपको ज्योतिष के क्षेत्र में अक्सर गायब मिलती है, जबकि पुराने ग्रंथों में इसकी इंपॉर्टेंस सर्वाधिक कही गई है। कहते ना, ये तो आदमी बहुत ही अच्छे वाले योग लेके पैदा हुआ है, तो जो कहते ना ये व्यक्ति अच्छे वाला योग लेके पैदा हुआ है, ये उन योगों की चर्चा होगी जो आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया या कभी ध्यान दिलाया नहीं गया, दोनों ही बातें हो सकती हैं। जैसे ये सिद्धि योग है, अब जब सिद्धि योग की बात करते हैं तो आदमी बड़ा खुश होता है, यार सिद्धि है तो कोई तो अच्छी बात होगी। परंतु ये योग कई प्रकार के, शूल, गंड, वृद्धि, हर्ष, वज्र, वय,
तिपात, वरी, परी, शिव, सिद्ध, ये योग होते हैं। इन हर एक योगों का अपना एक महत्व है। अब सिद्ध योग के बारे में तो मैं क्या कहूं। सिद्ध योग का मतलब है कि इस व्यक्ति के अंदर क्षमता है कि यह अपने कार्यों को पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम होगा। आपको जानकर के हैरानी होगी, 70% लोग संसार में ऐसे होते हैं जो कार्य को तो छेड़ बैठते हैं, कार्य को तो कर बैठते हैं और कार्य में मेहनत भी करते हैं, परंतु पूर्णता तक पहुंचाना उनके बस का खेल नहीं होता। तो हमें एक चीज की क्लियरिटी हो गई, बेशक ऐसे जातक का लग्नेश कहीं पर भी बैठा हो, पर यदि वह सिद्धि योग में पैदा हो तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक क्षमता होती है। जिस काम को अपने हाथ में लेता है उस काम को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है, काफी हद तक उसमें सफल भी होता है। ऐसा व्यक्ति अगर धर्म के क्षेत्र में जाए तो निश्चित रूप से धर्म के क्षेत्र में भी वो ऐसा ही करता है। कोई भी चीज जो वो अपने एंड से पकड़ लेता है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब इसके विपरीत अगर मैं एक योग यहां से और उठाऊं और जिसका नाम है वज्र योग, ये कल ही था। अब ये जो वज्र योग है, इस योग में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योग में कई बार व्यक्ति को एनिमिटी का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सब योगों के अलग अलग अर्थ हैं। उन अलग अलग अर्थों का क्या मायने निकलेगा और जन्म पत्रिका में उनका क्या रोल होगा, ये आपको इसमें सिखाने का काम किया जाएगा। पंचांग के 5 अंग हैं, ये आप तो जानते ही हैं। 5 अंग से पंचांग यानी कि 5 लिम्स, इसी से ज्योतिष को पूर्णता हासिल होती है। कमाल की बात तो ये है कि अगर आपको ज्योतिष के ज्यादा गहरे सूत्र पराशर ऋषि के नहीं भी पता और केवल आप पंचांग देखना जानते हो, पंचांग देख करके ही, मान लो अभी कोई बच्चा 26 मई 2026 को 8:39 पर पैदा होता है और कोई व्यक्ति कहता है जी देखना ये बच्चे का क्या हिसाब है, तो मात्र आप वार देखकर, तिथि देखकर, योग देख करके बहुत सारी चीजों को बता सकते। फिर पंचांग में चंद्रमा को देखने का भी तरीका होता है। कौन कौन सा ग्रह कौन कौन सी राशि में बैठे हुए हैं आज, ये भी पंचांग में दिया होता है कि आज कौन सा ग्रह किस राशि में विराजमान है। चंद्रमा आज किस राशि में प्रवेश करेंगे, नक्षत्र के बारे में भी पूर्णता से दिया होता है। तो आप बिना कुंडली के भी काफी हद तक, यानी कि बिना सॉफ्टवेयर की बोलना चाहिए मुझे, आप अपने हाथों से कुंडली बनाने में सफल होते हैं, काफी हद तक सफल होते हैं। अगर इसका अभ्यास किया जाए तो आप वेरी इजीली आप कुंडली बना सकते हैं। साथ में ही बहुत सारी बातें उन्हें बता सकते हैं कुछ पंचांग के को देख करके, उस होने वाले बच्चे के बारे में। चंद्रमा से पाए पता चलते हैं कि वो कौन से चरण में पैदा हुआ है, राशि पता चलती है, नक्षत्र पता चलता है और लगन भी डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड करेंगे वो भी इसमें निकल आता है। कहने का मतलब पंचांग अपने आप में एक सक्षम सामर्थ्यवान विषय है। तो इस विषय पे
आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड, या मैं कहूँगा प्रताप जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्टूडेंट कुछ प्रश्न पूछना चाहें, जी। प्रश्न ज्योतिष से रिलेटेड नहीं, पंचांग कोर्स से रिलेटेड सिर्फ बात करें, ताकि अगर कोई समझना चाहता हो तो समझ सकता है। श्वेता अग्रवाल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर मैं आपकी अभी स्टूडेंट बनने वाली हूँ। मैं आपका जो कोर्स आ रहा है वो ज्वाइन करने वाली हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। जी। सर वो मुझे सिर्फ इतना नहीं, सर बताइए कि मेरे लिए ये वाला कोर्स मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं किया हुआ है। मैं पंचांग समझने में सक्षम रहूंगी क्या अभी? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और बड़ा ही उचित प्रश्न है आज के समय को देखते हुए। पहले तो एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते थे। पहले जब भी कोई विद्यार्थी ज्योतिष आरंभ करता था, सबसे पहले उसे पंचांग सिखाया जाता था। मैंने मेरे जी दादाजी को गुरुजी। जब कहा कि मुझे ज्योतिष सीखना है, तो उन्होंने कहा ज्योतिष तो बाद में सीखियो, पहले पंचांग देखना सीख ली। मैंने कहा उससे क्या होगा, उसमें तो कुंडली है नहीं। उन्होंने कहा अगर पंचांग देखना सीख गया तो कुंडली देखना सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, उसके बाद से मैंने पंचांग देखना शुरू करा, तिथि वार इनको समझना शुरू करा, और तिथियों की इम्पोर्टेंस को समझना शुरू करा, तो मुझे क्लैरिटी होने लगी। और जैसे जैसे आप पंचांग पढ़ोगे, उन पंचांग में आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, प्लस वो आपकी उत्सुकता को भी जगाते हैं। अच्छी बात यह है, हमारे जमाने में जो पंचांग आते थे, उससे मच मच बेटर आज की डेट में पंचांग बनते हैं। और इस पंचांग में इतनी नॉलेज दी हुई होती है, मतलब 5 चीजों के अलावा अन्य नॉलेज भी बहुत ज्यादा मात्रा में दी हुई होती है। तो श्वेता जी, पहली चीज, यह कोर्स बहुत आसान होता है, मुश्किल जी नहीं। गुरुजी। दूसरी बात, इस कोर्स को लोग ज्यादा सिखाते नहीं, लोग इनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि जी जिन लोगों को ये कोर्स नहीं आता, उनके लिए ये जी का जंजाल है। पर आ जाए तो समझना सहज और सरल है। हर व्यक्ति को पंचांग का कोर्स जरूर सीखना चाहिए। जी बाकी गुरुजी बीच बीच मुझे, में मैं भी आता रहूंगा। जी गुरुजी मुझे समझ आ गया। मैंने गुरुजी आपके बहुत यूट्यूब चैनल और बहुत फॉलो करती हूँ आपको, तो मैं फर्स्ट टाइम लेकिन आपकी स्टूडेंट बनने जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और धन्यवाद किसी का गुरुजी। कोई प्रश्न है? कोई बात नहीं, प्रताप जी आप अपनी उसको कंटिन्यू कीजिए, आप अपने विषय को। जी सर। हाँ शेखर जी बताइए। सर आपके हाथ में कौन सा पंचांग है? वो पंचांग अभी दिखाया था वो। हेलो। सर ने पंचांग दिखाया था वो, कौन कौन सा हाँ पंचांग है? शेखर जी, मैं ही आपको दिखा देता हूँ, ये पंचांग दिवाकर है। दिवाकर पंचांग, अच्छा। ये पंचांग, ओके दिवाकर सर। पंचांग है। मैं मैं इस पंचांग को कम से कम 15-20 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दूसरा अच्छा पंचांग अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मेरे पास ये बहुत टाइम से है। हर साल नया अच्छा। पंचांग आता है और मैं जरूर उसको लेता हूँ। वो हमारे इधर बॉम्बे में दाते पंचांग चालू रहते हैं, दाते हर पंचांग। जगह इलाके में अलग अलग चलता है। हम्म। 96% पंचांग सेम है, उसकी टेंशन नहीं पालनी चाहिए। थोड़ा बहुत दाएं बाएं हल्का फुल्का हाँ, कभी थोड़ा कभी होता थोड़ा फर्क है, थोड़ा जान है। हाँ, इसलिए। थोड़ा बहुत होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सिद्धार्थ जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर इसमें सर वो जैसे हमारे कुल पुरोहित जो जब
देखते थे ना, तो वो पंचांग से ही देखते थे। तो वो बोलते रहते थे ये दग्ध तिथि हो गई, इसमें लत्ता आ गई, इसमें फलाना हो गया। तो वो सारे योग ना सर वैसे ही, मतलब इसमें अब वक्री ग्रह ऐसा फल देगा क्योंकि दग्ध तिथि है। तो वो इस तरह से समझाते थे। तो यही वाला बिल्कुल सर ऐसे ही कोर्स होगा सब, मतलब बिल्कुल इसमें। बिल्कुल 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 जी। यही होगा कि कब तिथि दग्ध होती है, कौन सी राशि का संबंध तिथि से होता है, और वो फिक्स्ड होती हैं कि ये राशि के साथ ये तिथि है, और अगर इस राशि के साथ संबंध आता है, वो प्रताप जी आपको बड़े आराम से डिटेल में समझाएंगे। हाँ जी, क्योंकि ना जितने जैसे आम तौर पे अब हम योग देखते हैं, राजयोग वगैरह, तो वो उनको सारा तिथियों के हिसाब से ही समझाते थे जी। भी ये इसमें दग्ध हो गई है, अब इसमें ये ग्रह वक्री हो गया है, तो ये राजयोग का फल देगा, ये नहीं देगा। तो और सर गुरु जी एक सायन और ये निर्यन, ये भाव भी। कोई बात नहीं, तो बड़ा सिंपल है, कोई जी। टफ चीज नहीं है। जी। दरअसल क्या हो गया है ना कि अभी नए विद्यार्थियों ने ये नाम नहीं सुने होते ना, तो नया विद्यार्थी जो है बेचारा टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं ये क्या चीज ऐसी है जो हमें ना पता हो। प्रतापशील जी बड़े आराम से आपको एक एक चीज समझा देंगे। ठीक है। हाँ प्रताप जी। अभी भी सर मतलब हम लोग, मैं जब दरभंगा में था तो हम्म। भाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अभी भी परंपरा, गांव में अभी भी परंपरा है कि पंडित जी आते हैं और पंचांग मतलब वाचन करते हैं। संवत्सर की शुरुआत में नया समझ पंचांग का सुनाते वाचन। हैं। ठीक है, अब शहर में तो खैर, यहाँ तो ये सब चीजें खत्म हो गई। हम्म। एक बड़ा अच्छा श्लोक भी है कि तिथि का श्रवण करने से श्री की प्राप्ति होती है, वार का श्रवण करने से। सेम बात होती है। हाँ, ऐसे करके तिथियम श्री प्राप्नोति, ऐसे करके एक श्लोक है। तो इसका बेसिक अर्थ ये है कि अब ये नहीं कि हम सुन लिए तो उससे, तिथि सुन लिए तो श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जब तक हम उस प्रकार से अपने जीवन को नहीं करेंगे कि भाई अगर पंचमी के दिन जन्म हुआ और अगर चतुर्थी के दिन जन्म हुआ, तो चतुर्थी को कहा गया रिक्ता तिथि। ठीक है, चतुर्थी को कहा गया रिक्ता तिथि, पंचमी को कहा गया पूर्णा तिथि। तो अब ये नाम नॉमेनक्लेचर जो है, ये उस तिथि की क्वालिटी में बड़ा अंतर ले आता है। अब जैसे सर ने कहा कि भाई अ, मतलब हमारे पर्व त्योहार होते हैं तो गणेश चतुर्थी ही होती है, नाग पंचमी ही होती है, सूर्य सप्तमी होती है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग जब समझेंगे तो बड़ा पता चलेगा कि उसमें भाई राहु देव को भी कोई तिथि डेडिकेटेड है, अमावस्या डेडिकेटेड है। ठीक है, जो पितर उसके देवता हैं। तो एक बार मैं सर चाह रहा हूं कि जो सिलेबस हम लोग का है वो मैं वो एक प्रेजेंट। बार, हाँ प्रताप जी वो आप ले आओ। ठीक है। तो पंचांग को हम लोग समझेंगे जन्म कुंडली और मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि मुहूर्त भी इसी पंचांग से देखते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम लोग मुहूर्त पे चर्चा नहीं करेंगे अलग से। लेकिन इस पंचांग को पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें हैं जो मुहूर्त को इंडिकेट करती हैं कि भाई सोमवार को क्या काम करना चाहिए, मंगलवार को क्या काम करना चाहिए। तो मंगलवार के जो गुण है, सोमवार के जो गुण है, बुधवार के जो गुण है, वो इंडिकेट हो जाएगा। लेकिन अलग से मुहूर्त को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। ये हम लोग बहुत क्लियर कर लें, वो एक डिफरेंट कोर्स है, अलग कोर्स है। ठीक है। लगन कुंडली के पहले क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे अभी भी हम लोगों ने चर्चा की, सर ने भी चर्चा की। लगन कुंडली को समझने में कैसे इसका उपयोग करें, ये एक बड़ा जेनेरिक टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आएंगे तिथि को। तिथि का निर्माण कैसे होता है, तिथि के, हर तिथि के देवता होते हैं, ग्रह होते हैं, तिथि का क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा कि अभी अ, जया, भद्रा, पूर्णा, रिक्ता,
ये 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। ठीक है। तिथि का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दग्ध राशि कब संघर्ष देती है और कब सौख्य मतलब कब सुख देती है? दग्ध राशि में जो ग्रह चले जाते हैं उसका क्या उस पर क्या असर पड़ता है, और दग्ध राशि के जो स्वामी होते हैं उनका क्या होता है? हर भाव में ध्यान दीजिएगा, हर भाव में एक तिथि भी रहती है। हर भाव का, कुंडली के हर भाव में एक तिथि होती है। उसको समझेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है उसको निकालने का। एक बड़ा अच्छा फैक्टर है जल वृद्धि और जल क्षय। बहुत सारे नाम, नॉमेनक्लेचर हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो। तिथि जल तत्व की होती है। जल तत्व होने का मतलब कि ये हमारे इमोशन को, मेंटल बैलेंस को, रिलेशनशिप को, इन चीजों को प्रभावित करती है। ठीक है। तो इसलिए यहां पे जल वृद्धि और जल क्षय को समझना बड़ा जरूरी है। तिथि कब शुभ है कब अशुभ है, और तिथि अगर अशुभ है तो उसको शुभ कैसे करें, किन किन कामों को जीवन में अपनाएं और किन कामों का त्याग करें जिससे कि तिथि की शुभता हमें प्राप्त। ठीक है। वार अगर देखें तो वार अग्नि तत्व का होता है। अग्नि तत्व मतलब प्रकाश और ऊर्ध्वमुखी गति, जिसमें एनर्जी है। तो वार कैसे बनता है? गुण और स्वभाव, व्यक्ति के गुण और स्वभाव पर वार का क्या प्रभाव होता है? वारपति का बल क्या होता है और जीवन की उन्नति, व्यक्ति कितने हाइट पे जाएगा। अगर हम लोग एक छोटा सा चार्ट बना लें, मैंने कई बार अपने क्लास में जिक्र होते ही रहता है, अगर ये चार्ट बनाए और बड़ा सिंपल वे में आप लोग समझ लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे वार, मतलब वारेश, वार का स्वामी अगर समस्या में है तो एक तरह से वो लगन के लिए भी समस्या पैदा करता है। उसी तरह यहां पे लिखेंगे तिथि, यहां पे लिखेंगे नक्षत्र, और यहां पे लिखेंगे करण। अब बड़ा सिंपल हो गया समझना। वार अग्नि तत्व के हैं, तिथि जल तत्व का है, नक्षत्र वायु तत्व के हैं, और करण पृथ्वी तत्व के हैं। ठीक है। और योग जो है वो आकाश तत्व के हैं। ठीक है। नक्षत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो नक्षत्र ये व्यक्ति की प्राणवायु और आंतरिक शक्ति को बताते हैं। नक्षत्र की भूमिका क्या है? जो चंद्र नक्षत्र है, नक्षत्र पीड़ित कब माने जाते हैं, नक्षत्र से तिथि पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, नक्षत्रों की ध्रुव आदि संज्ञा जो होती है, ध्रुव होती है, उग्र होती है, तीक्ष्ण होती है, मृदु होती है। तो इनका वे, अच्छा, ये मुहूर्त में भी बड़ा काम आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या प्रभाव होता है? एक नक्षत्र होता है, एक प्रकार का नक्षत्र होता है, वो 27 में ही बटे हुए हैं। कुलाकुल नक्षत्र, कुल और अकुल नक्षत्र जिनको बोलते हैं। ठीक है। उसका क्या इंपॉर्टेंस है? नक्षत्रों के वृक्ष, जड़ी, मंत्र, अगर नक्षत्र पीड़ित हैं, अगर नक्षत्र से रिलेटेड समस्या है, तो इनको कैसे हम संवर्धित करें, इनको कैसे पोषित करें। करण पृथ्वी तत्व है, सुख और स्थिरता देता है। 10th हाउस को डिनोट कर रहा है, मतलब हमारे काम काज आजीविका, इन सब चीजों पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। करण के देवता, ग्रह, उनके प्रभाव और आजीविका की सफलता के सूत्र।
कि अगर भव कर्म में जन्म हो रहा है तो किस तरह का काम करना चाहिए, किस तरह का काम नहीं करना चाहिए, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है। योग में हम लोग दो प्रकार के योग पढ़ेंगे। दो प्रकार के योग बताए गए, एक तो विषकुंभ, जो सर ने अभी कुछ योग बताए, विषकुंभ हुआ, फिर शुभ योग हुआ, सिद्धि योग हुआ, व्यतिपात योग हुआ। तो इस तरह के योग जो है इनको बोला गया कि नित्य योग है। ये नित्य योग मतलब कि ये एक के बाद एक आते जाते हैं। ठीक है। इनके अर्थ देवता और देवताओं के गुण, सभी 27 योगों की क्या क्षमता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है। और एक होता है नैमित्तिक योग, बोला गया है। तो नैमित्तिक योग 28 होते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और इस तरह के बहुत सारे योग होते हैं। इनको हम लोग केवल जानकारी करेंगे, इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। चूंकि हम लोग पंचांग पढ़ रहे हैं, इसकी उपयोगिता मुहूर्त शास्त्र में ज्यादा है। ठीक है। तो इसका एक जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेंगे कि भाई 28 तरह के योग होते हैं और ये योग होते हैं। ये पंचांग इन टोटल कोर्स है। इसके बाद जो मैंने इसमें डिजाइन किया सर के कहने पे, कहाँ से है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सब शास्त्र से ही है सारी चीजें। बृहद पराशर होरा शास्त्र जिसने भी पढ़ी होगी, उसमें उसके सेकंड वॉल्यूम के लास्ट में एक आता है अशुभ जन्म बेला अध्याय। ठीक है। जिनके पास है, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जाके देखिए। उसमें करीब 17-18 तरह की अशुभताएं बताई गई हैं, जिनमें जन्म होने पर कुंडली की कमजोरी में एक टिक मार्क लग जाता है, एक बड़ा सा टिक मार्क लग जाता है। ठीक है। तो ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा है कि भाई बड़ा अच्छा जन्म हुआ है, राजयोग बन रहा है, लग्नेश बड़े मजबूत हैं। पता क्या चला कि जन्म हुआ है उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में अभी 10 दिन पहले ही ग्रहण लगा था। बड़ी परेशानी हो जाती है। खैर, तो जितने तरह की अशुभताएं हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। ये अशुभताएं बनती कैसे हैं, ये अशुभताएं बनती कैसे हैं, और इसके शास्त्रीय निराकरण क्या कहे गए हैं। शास्त्रीय निराकरण मतलब कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसके निराकरण के उपाय बताए गए हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि उसमें जो उपाय बताए गए हैं, कई बार अगर आप उनको पढ़ेंगे, या उसमें ग्रह दोष निवारण के जो उपाय बताए गए हैं कई बार उनको आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद ये करना संभव नहीं है, न हमसे और न मेरे पुरोहित से। बड़ा बहुत फैक्चुअल चीज बता रहा हूं, जब तक कि वो पुरोहित जी बहुत क्लासिकल वे में नहीं पढ़ेगा। तो एक तो हुआ शास्त्रीय उपाय, दूसरा व्यावहारिक उपाय जो हम कर सकते हैं, करवा सकते। तो ये टोटल कोर्स है, जिसमें पंचांग प्लस अशुभ जन्म बेला, ये इतने फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ। जो लोग पढ़ते हैं हमसे वो लोग जानते हैं कि मैं हर क्लास में चार्ट भी लेता हूं और वो प्रैक्टिकलिटी के साथ पढ़ाता हूं। तो
अब आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो पूछिए। बहुत मैंने क्लियरली बता दिया कि मुहूर्त की कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स, चूंकि पंचांग पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मुहूर्त की डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे। और इसका रेगुलर आनंद कब आदि, से? आनंद योग के की भी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जी सर, रेगुलर कब से क्लासेज है, टाइमिंग क्या होंगी? ये रेगुलर मंगलवार से होगी, वीक में एक दिन की क्लास होगी, 8 बजे होगी, और 18 क्लासेस है। ठीक है, 18 क्लासेस है, अगर जरूरत पड़ी तो। और जैसा कि आपको तो पता ही है सिद्धार्थ जी कि 21 क्लास कहाँ तक चला जाता है, तो जब तक चीजें ना हो जाए ठीक से। जी, तो और सर आप ये बिल्कुल जब संशय खत्म मुझे कर सर से सकते जब तक मुझे सर से डांट नहीं लगे कि बहुत लंबा हो गया, बंद करो, ठीक है, तब तक मतलब 18 तो मिनिमम है ही, 18 प्लस क्लासेस। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? वीक में सर एक क्लास है तो बड़ा इजी है। हाँ श्वेता जी बताइए। सर इसमें आप मुहूर्त क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? सर आप इतना हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, मुहूर्त भी दिखा दीजिए तो हमारे लिए अच्छा हो तो जाएगा। बड़ा लंबा लंबा कोर्स हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू की उसमें चीजें हो सकता है कि मिक्स एंड मैच हो जाए, तो थोड़ी सी परेशानी है। हैं। वैसे भी श्वेता जी मैं बताऊं, जो मुहूर्त का विषय इसमें ऑटोमेटिक कुछ हद तक, जैसे यस सर। विवाह का फेरे करवाएं तो कौन कैसा चीज रहती है, दुकान का मुहूर्त कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें बातों बातों में ये चीजें कवर हो जाती हैं। पर ओके सर। उसको वन बाय वन, क्योंकि क्या होता है ना, फिर स्टूडेंट इतने क्यूरियस होते हैं जी, बीज डालने का मुहूर्त बताओ जी, खेती काटने का मुहूर्त बताओ जी, जो है फिर वो ऐसी ऐसी चीजें लेके आने लगते हैं जो प्रैक्टिकली तो है नहीं, पर जो प्रैक्टिकली जो चीजें चलती हैं वो ऑटोमेटिक आपको ये इस तरीके से समझाया जाएगा कि जब आपको तिथि का, नक्षत्र का महत्व समझ में आने लग जाएगा तो मुहूर्त निकालना आपके लिए बहुत आराम से विषय हो जाएगा। जी गुरु जी। जैसे शादी निकालनी है, आपने शादी निकाले कैसे जाती है? पंचांग से। मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा एक दिन, जो भी आपने पूछना हो मैं बोल दूंगा, ठीक है। जी गुरु जी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दुकान का मुहूर्त निकालना, नया व्यापार शुरू करना है, वो कैसे निकालते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सर आप मुश्किल आएंगे, बात हमारे ये लिए तो सौभाग्य है, अब सर आप आएंगे तो। अगर कोई क्लासिक उठाइएगा श्वेता जी, हाँ। जी तो सर। मतलब मुहूर्त चिंतामणि, बहुत मतलब ये किताब है, पूरा ग्रंथ है। तो उसमें दातून करने का मुहूर्त भी है, शौच जाने का मुहूर्त भी है, नहाने का मुहूर्त भी है, खाने का मुहूर्त भी है। अब आज के दिन में इसको प्रैक्टिकली कौन अप्लाई करता है? हाँ, रोवन। इसीलिए मैंने वो चीजों को ऐड ऑन नहीं किया। जी इमारत गुरु में जी। फिर व्यक्ति कहता है कि हर चीज जो है इसमें शामिल हो गई, ठीक है ना। मैं कोई तो जी गुरु जी। व्यापार व्यापार शुरू शुरू करना है नया, तो उसका मुहूर्त है ना, वो सब बड़े आराम से एक दिन मैं आ जाऊंगा क्लास के अंदर, आराम से आप मुझे बता देना, वही चीज सिखा देंगे, ज्यादा मुश्किल जी काम। गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है। जी। चलिए। हाँ, नितेश कुमार जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। सर ये बोल रहे थे पंचांग का कोई किताब है सर? पंचांग की तो दुनिया भर की किताबें हैं। अच्छा। मुहूर्त चिंतामणि अपने आप में एक किताब, अपनी क्लासिकल बुक्स है। हाँ, कई पुस्तकें हैं, पर आपको यहाँ से कोर्स करने के बाद किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं वो इतनी तो क्लैरिटी से आपको चीज समझ में आ जाए, जी जी। एक क्योंकि और सर निवेदन था। पंचांग की जो पुस्तकें हैं वो भी पढ़ने में टफ है। उसमें सीधी सीधी टेक्निक नहीं समझाई जाती, जिस तरह से हम आपको समझाते हैं उस तरह से तो बिल्कुल नहीं समझाया जाता पुस्तकों में। तो स्टूडेंट पढ़ करके भी अनपढ़ा सा रह जाता है, जी जी सर। ये चीज।
सर एक और निवेदन था सर, हम लोग लघु प्राश्रित किए थे तो बोले थे कि सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट मिला नहीं। उसके लिए नीतीश जी आपको मैसेज करना है, सिर्फ मैसेज कर दीजिए, मिल जाएगा लघु पराश्री का, ठीक है अच्छा, ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ, वो आप कर दीजिए, हमने बहुत से स्टूडेंट्स को दिया भी है, जी जी। जिन्होंने भी जो हमारा स्टाफ का नंबर है उनको मैसेज कर दिया, मिले। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, तो प्रताप जी बस ये चलते हैं, इसको यहीं पर वाइंड अप करके। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है तो सर। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अपने ज्योतिष की गहराई को और अच्छे से बढ़ाएं, और इस कोर्स को आप कंटिन्यू शुरू करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम सर।